से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो क्लास 12th एग्ज़ाम पास किए उनमें से बहुत सारे लोगों का ड्रीम्स होगा नीट एग्ज़ाम देना। देखिए एवरी पेरेंट्स एंड एवरी चाइल्ड मतलब सबके ये ड्रीम्स तो होते ही हैं डॉक्टर्स बनना, क्योंकि जब हम देखते हैं ना हमारे सामने से या हम हॉस्पिटल जाएं या कहीं जाएं तो ऐसे डॉक्टर्स जाते हैं, उनके पीछे मतलब लोग चलते हैं और उन्हें ऐसी रिस्पेक्ट से देखा जाता है। अगर हम एक स्टूडेंट हैं उस टाइम रहे तो हमारे मन में भी ये ड्रीम्स ज़रूर आ जाता है कि मतलब मैं भी डॉक्टर्स बनूं। तो अब डॉक्टर्स बनने की जर्नी शुरू होती है 12th के बाद। या तो अगर आपका ये ड्रीम है तो आप 11th से ही अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं और आपकी जो ड्रीम्स है उसके फॉलो होने लगता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने 12th के बाद वो डिसाइड करते हैं कि हाँ क्या करना है, और जैसे उनका 12th होता है उनके पेरेंट्स या वो खुद नीट एग्ज़ाम का फॉर्म भर दिया जाता है। देखिए कोविड के टाइम में जो नीट था वो सितंबर ऐसे गया था, लेकिन उससे पहले हमेशा मई में हो रहा है और इस टाइम में भी मई में ये एग्ज़ाम होता है। और इसके फॉर्म लगभग आपके दिसंबर में निकल जाते हैं, जनवरी तक फिलअप हो जाते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने फॉर्म तो भर दिया होगा, बोर्ड एग्जाम्स हो गए, बोर्ड एग्जाम्स उन्होंने दे लिया बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में केवल आपको क्लास 12th ही तैयार करना था। लेकिन अगर आपको नीट एग्जाम देना है तो आपको क्लास 12th के साथ क्लास 11th भी बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। देखिए जो नीट एग्जाम्स में कोई टफ एग्जाम्स नहीं है, लेकिन इसमें कॉम्पिटिशन्स बहुत हाई लेवल का है। ये जो नीट एग्ज़ाम है पूरे इंडिया में होता है, और जैसे कि अगर आप भरे होंगे तो पता है पूरे इंडिया में मतलब एक एग्ज़ाम होता है, क्योंकि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये। अब देखिए इसमें मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हार्ड एग्ज़ाम है, लेकिन इसके लिए आपको बहुत सारे कॉन्फिडेंस, बहुत सारे डेडिकेशंस और बहुत सारे हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है, क्योंकि बिना हार्ड वर्क के आप इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते। क्योंकि बोले तो हार्ड नहीं है, लेकिन इसमें कॉम्पिटिशन्स बहुत हाई है। लगभग अगर एक ईयर की बात की जाए तो अब बढ़ती ही चली जा रही है, लगभग 25 लैक्स फॉर्म फिलअप किए जाते हैं, और सीटें आपको बहुत अच्छी मिले तो मान लीजिए 1 लाख तक आपको सीटें मिल सकती हैं। तो देख लीजिए यहीं से कि कंपटीशन कितना हाई है, एक सीट पे कितने लोग उसके लिए लड़ रहे हैं। तो भाई एक सीट के लिए जब ज़्यादा लोग लड़ रहे हैं तो आपको भी उस लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी, अगर आप चाहते हैं कि हाँ मैं भी डॉक्टर बनूँ और मेरा भी जो ड्रीम्स है वो कंप्लीट हो। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अगर आपने मान लीजिए बोर्ड एग्जाम दिया उसके पहले कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हुई है, तब तो आपको ये जो बचे हुए 40 डेज हैं इसमें जम के मेहनत करनी पड़ेगी। तभी आप अपने लक्ष्य तक, कुछ भी नहीं मान लीजिए एमबीबीएस नहीं मिला फिर भी आपको बीएमएस ये सारे कॉलेज मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत जो स्टूडेंट हैं जो इसके लिए 2 साल से पूरे तरीके से मेहनत कर रहे हैं, तो भाई उनकी अपेक्षा अभी आपको तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अब ये भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते। देखिए आप चाहे पूरे ईयर्स तैयारी कर लें, लेकिन जो डिसाइड रिजल्ट होता है वो आपके 2 मंथ, लास्ट के 1 मंथ की स्ट्रेटेजी पे होता है। कोई स्टूडेंट्स पूरे साल अच्छे से नहीं पढ़ा है, लेकिन वो 1-2 मंथ पढ़ जाता है इतने अच्छे से, और उसे अच्छा वे मिल जाता है, अच्छे डायरेक्शन मिल जाते हैं, अच्छे टीचर्स टीचर्स मिल जाते हैं कि वो 2 महीने में भी अपने नीट एग्ज़ाम को फोड़ सकता है। तो आज हम उसी के लिए आपकी हेल्प करेंगे, आखिर हमें नीट एग्ज़ाम में क्या-क्या चाहिए। तो भाई जो नीट एग्ज़ाम होता है आपका वो 120 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, यानी 120 मार्क्स के ये पूरे टोटल एग्ज़ाम मतलब नंबर होते हैं। और आपको मेडिकल कॉलेज लेने हैं तो भाई 600, अगर अच्छे लेने हैं तो 600 मतलब 650 प्लस आना चाहिए। सी मतलब 650 प्लस आना चाहिए ये आपको, नहीं तो मान लीजिए 600 प्लस तो रहने ही चाहिए अगर आपको कॉलेज गवर्नमेंट चाहिए तो। और बहुत जैसे कि एम्स चाहिए तो भाई आपके 7, तो 720 आउट ऑफ 720 आ जा रहा है, तो 710 में 720 आपके अगर हैं तो आंसर भी मिलेगा। तो अगर आप ये 720 में से आप कितना स्कोर करोगे कि आपको मिल जाए सीट, तो आपको यहाँ से 150 प्लस तो टारगेट करके रखना है थोड़े अच्छे कॉलेजेस के लिए। लेकिन मान लीजिए 120 इतने भी मान लीजिए कैटेगरीज वाइज इसमें होता है काउंसलिंग, तो आपको आपकी कैटेगरी के अनुसार इसमें मिल सकता है, और इसमें भी डिपेंड करता है कि कट ऑफ कितनी जा रही है।
देखिए कई ईयर साथ कट ऑफ लो चली जाए तो आपके मेरिट से इसमें ये नहीं कि आपके नंबर से देखे जाते हैं, इसमें कट ऑफ पे देखा जाता है कि हाँ जितनी आपकी हाई लेवल की कट ऑफ जा रही है वैसे लिया जाता है। तो अगर बहुत हाई जाती है तो आपके हाई नंबर रहने चाहिए, और लो जाती है तो फिर लो नंबर पे भी आपको कॉलेज मिल सकता है, तो ये मेरिट पे ही जाता है। तो अब देखिए ये 17 मतलब 120 का 720 का पूरा आपके पास एग्जाम है, तो इसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं? तो आपको 3 ही सब्जेक्ट हैं पढ़ने के लिए, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ये कहने के लिए 3 सब्जेक्ट हैं लेकिन बहुत मेहनत लगती है इन तीनों सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए। और आपको ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो किसकी 11th प्लस 12th दोनों की आपकी एकदम तैयार होनी चाहिए, तब जाके आप नीट एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। ये जो तीनों सब्जेक्ट हैं आपको दोनों ईयर के 11th एंड 12th के एकदम अच्छे से, भाई एनसीईआरटी तो आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है। देखिए अब आपके 30 या 40 डेज मान लीजिए भी बचे हैं, 5 मई को तो आपको एग्जाम होने वाला है, तो उन 40 डेज में आपको क्या करना है? देखिए अब आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना हार्ड वर्क के आप अब इस एग्जाम को मतलब पास भी नहीं जा सकते, क्लियर तो दूर की बात है। तो आप ये सोच रहे हैं कि जैसे बोर्ड दिया बहुत सारे बच्चे होंगे तो वैसे है, वैसे दे लेंगे, तो भाई बोर्ड एग्जाम आपको पास होने के लिए बनाया जाता है, और जो नीट एग्जाम्स होते हैं ये आपको फेल होने के लिए बनाए जाते हैं। तो इसीलिए आप जब वो फेल होने के लिए बनाया जा रहा है तो आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। तो अब देखिए उसमें से जो बायोलॉजी होती है ये आपके पास 360 मार्क अकेले का रखती है, और उसके बाद ये जो फिजिक्स हो गया और केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स भी आपके पास 180 का आता है एंड केमिस्ट्री भी आपके पास 180 का आता है। भाई ये आपके हो गए टोटल मार्क्स। तो देखिए बायोलॉजी तो आपको अगर 2 इयर्स के बायोलॉजी आपके पास 11th 12th की एनसीईआरटी फॉलो कर लेते हो ना, तब भी आपके यहाँ से 350 आ जाएंगे, क्योंकि पूरे एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन से क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसको तो आपको कौन सी बुक फॉलो करनी है? एनसीईआरटी। आपको तीनों सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एग्जाम्पलर्स जितने भी दिए रहते हैं सबको एकदम अच्छे से पढ़ना है। एनसीईआरटी के सिंगल वर्ड भी आपको मिस नहीं करना है अगर आपको नीट एग्जाम पढ़ना है तो, क्योंकि एग्जाम उसमें से आपको जो समरी दी रहती है वहां की लाइनों से सेम क्वेश्चंस उठ के आए हैं प्रीवियस ईयर की एनालिसिस में। तो ये हो गया आपके पास सबसे पहले पढ़ने के लिए। तो भाई आपके पास कितने बचे हैं? 40 डेज बचे हैं। तो आपको हार्ड वर्क करके किसी भी न किसी तरह एक दिन में आपको तीनों सब्जेक्ट साथ में लेके चलना है किसी भी तरह। थोड़ा ये सफर करना बहुत ही मतलब मुश्किल है कि तीनों लेके जाए, क्योंकि आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स तो वैसे ही ले डूबता है, भाई फिजिक्स की बात आती है तो स्टूडेंट्स की तो एकदम बैंड बजी पड़ी रहती है, बायो वाले खास करके स्टूडेंट के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी मैथमेटिक्स, इसमें मतलब डिफरेंशिएशन सारी चीजें आ जाती है पूरे मैथमेटिक्स की, तो थोड़ी सी दिक्कत तो होती है। बाकी केमिस्ट्री तो ठीक ठाक, भाई केमिस्ट्री को लेके चलते हैं। तो अगर आपको इसमें सिलेक्शन लेना है तो भाई यहाँ से आपको इसमें कम से कम आपको 340 मार्क्स इसको तो अचीव करना ही है। इसमें आप 120 रख सकते हो और इसमें आप 150 रख सकते हो सिलेक्शन के लिए। बेस्ट कॉलेज के लिए नहीं, ये आपको सिलेक्शन का स्कोर बताया जा रहा है कि अगर आप ये कितना रखते हो 140 तो ऐड कर लो 140, 120 एंड 150, 0 और ये 651, और मान लीजिए यहाँ से आपके 600 प्लस बन जाएंगे, तो भाई 600 प्लस भी रहेंगे तो आपके सिलेक्शन यहाँ से हो सकते हैं। और देखिए एमबीबीएस ही करना है तो कॉलेज मान लीजिए फीस आपकी जो होती है वो मायने रखती है, लेकिन ये मायने नहीं रखता कि मतलब आप बहुत अच्छे कॉलेज से कर रहे हो तो मतलब ये होगा। आप एमबीबीएस कर रहे हो अच्छे से, मतलब जो भी करना है वो करेंगे, सही है। आपको बस किसी भी कॉलेज से ले लेना चाहिए एडमिशन, आपके इतने भी नंबर आ रहे हैं, क्योंकि भाई शायद आपके इस वर्ष 610 बन गए और शायद नेक्स्ट ईयर अगर आप ड्रॉप लेके सोचते हो कि मुझे और भी अच्छे नंबर आ जाएं तो कम भी हो सकते हैं, क्योंकि ये जो एग्जाम है ना बहुत मेंटली भी आपको मतलब इफेक्ट डालता है। तो इसलिए आप बहुत स्ट्रांग रहिएगा इस एग्जाम्स को देने के लिए। अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं तो बहुत सोच समझ के ड्रॉप लीजिएगा, नहीं तो अगर आप इस साल एग्जाम दे रहे हैं तो इस तरीके से आपको तैयार करना है कि हाँ मेरा सिलेक्शन तक हो जाए। यानी आपको 340 इसमें, 120 इसमें एंड 150 इसमें अपना स्कोर रख के चलना है। अब भाई देखिए चैप्टर्स कितने कितने हैं, ये पूरे 11th एंड 12th मिला के आपको बायोलॉजी में 32 चैप्टर मिल जाएंगे,
एंड फिजिक्स में 26 एंड आपको केमिस्ट्री में 20 चैप्टर मिल जाएंगे। देखिए बहुत सारे चैप्टर्स हटा भी दिए गए हैं और जो अपडेटेड सिलेबस के अनुसार, क्योंकि इसके पहले बहुत और भी चैप्टर रहते थे। तो क्या 30 मतलब इसमें 32 है तो 32 आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो भाई बायोलॉजी में आप कोशिश करना है कि इन सारे चैप्टर्स को आप पढ़ लो और एनसीईआरटी को आप मल्टीपल रिवीजन दो, 1 2 3 नहीं 4 5 बार, जितनी बार हो सके आप बुक को पढ़ते चले जाएंगे। तो इसको आपको एनसीईआरटी को मल्टीपल रिवीजन देना है और उसके बाद आपको यहाँ से पीवाई क्यू प्रैक्टिस करना है जितना हो सके। एकदम पीवाईक्यू को तो आप इतनी बार प्रैक्टिस करो कि बस क्वेश्चंस देखते ही आपके जब तक आंसर खुद ना आपको सोचना ना पड़े, तुरंत आंसर टिक हो जाए, उतने लेवल की आपको पीवाईक्यू की तैयारी करनी है। फिर उसके बाद भी आपको मॉक टेस्ट देना होगा, कहीं के भी आप मॉक टेस्ट दे लें, क्योंकि ये टेस्ट आपको बताता है टाइम मैनेजमेंट के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए। और नीट एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि हमें आते हुए क्वेश्चंस भाई 3 घंटे जो एग्जाम्स होते हैं वो 3 घंटे आपको 30 मिनट्स इतने लगने लगते हैं, पता ही नहीं चलता कि कब टाइम निकल गया। तो इसीलिए आपको देखिए 200 क्वेश्चन अब आपको अटैम्प्ट करने होते हैं। मान लीजिए 200 पढ़नी है आपको, उसमें से 180 के नंबर मिलेंगे, लेकिन आपको 200 क्वेश्चन तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो भाई जब 200 क्वेश्चंस पढ़ने हैं तो देखिए आपको मतलब 1 मिनट भी पूरे ठीक से नहीं मिलने वाले हैं। तो उस हिसाब से आपको टाइम मैनेजमेंट करके रखना है कि बायोलॉजी आप हो सके तो मतलब इसको जितना कम समय हो सके 45 मिनट इतने में आप इसको क्लियर कर लो, 40-50 तक चला जाए, क्योंकि भाई इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं तो इसे तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा। तो बायोलॉजी को आप अगर टाइम रखते हो तो यहाँ से आप 45 रख सकते हो, यहाँ से मान लीजिए 50 मैक्सिमम हो सकता है एग्जाम्स के लिए। अब देखिए जो फिजिक्स है उसके लिए आप बाकी ज़्यादा टाइम रखोगे, फिर केमिस्ट्री के लिए। तो अब फिजिक्स में आपको 26 चैप्टर हैं, तो भाई पूरे 26 चैप्टर आप नहीं पढ़ सकते हो इस 40 डे में पूरे अच्छे से। लेकिन देखिए हर एग्जाम में 180-20 का रूल्स चलता ही है। 20 मान लीजिए 20% ऐसे सिलेबस होते हैं जिससे क्वेश्चन आना अनिवार्य होते हैं। तो भाई ये चैप्टर्स आपको लिखे गए हैं इसमें से कि मॉडर्न फिजिक्स, थर्मल फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट, रे ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड यूनिट एंड डायमेंशंस। इन चैप्टर को तो आप एकदम क्लियर करके जाओगे, क्लियर करके ही जाओगे, क्योंकि यही चैप्टर्स हैं आपको 120 मार्क्स दिला सकते हैं। बाकी चैप्टर्स जो हार्ड हैं उस पर आपको अपना टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि नहीं मैं इसे समझ के ही रहूंगा। भाई अब यहाँ से आपको अपने स्मार्ट स्टडी लगानी पड़ेगी। हार्ड वर्क तो रहेगा ही, लेकिन स्मार्ट वर्क भी आपको करना पड़ेगा कि हाँ किस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, उन चैप्टर को आप एकदम अच्छे से तैयार करोगे, इन चैप्टर्स के पीवाई क्यू भी अच्छे से तैयार करोगे और यहाँ पे भी टेस्ट आपको बहुत जितना हो सके उतना टेस्ट मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही है। फिर उसके बाद केमिस्ट्री में भाई 20 चैप्टर्स हैं दोनों ईयर्स के मिला के, 11th एंड 12th के। तो देखिए अगर बात की जाए तो इसमें से कौन कौन इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, तो इसमें आपके पास पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशंस एंड पी एंड डी एफ ब्लॉक, जीओसी, बायोमोलिक्यूल्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड मोल कॉन्सेप्ट। ये जो चैप्टर्स हैं 20 में से आपको 9 या 10 चैप्टर हैं, इसको अगर आप तैयार कर लेते हो तो भाई 150 नंबर यहाँ से भी आपके आ सकते हैं। क्योंकि देखिए पीरियोडिक टेबल में आपसे पीरियोडिक टेबल की पूरी प्रॉपर्टीज तैयार रहनी चाहिए कि लेफ्ट से राइट जाने पे नेगेटिविटी क्या होती है, पॉजिटिविटी क्या होती है, या फिर रेडियस क्या प्रभाव पड़ता है। इसको आपको क्रम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको इसके सारे कैरेक्टर्स आपको पीरियोडिक टेबल्स के याद होने चाहिए, जितने भी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती होगी, भार पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्रमांक पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सारी चीजें आपको पीरियोडिक टेबल को तो एकदम अच्छे से पढ़ के जाना है और यहाँ से आपको 4-5 क्वेश्चन मिल जाते हैं। फिर नेक्स्ट आपको केमिकल बॉन्डिंग। देखिए केमिकल बॉन्डिंग ये बहुत ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रूल्स आते हैं, फजांस रूल्स हो गया, मतलब लेविस स्ट्रक्चर हो गया, ये सारे स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और फजांस रूल से भी यहाँ से क्रम मतलब कैसे जुड़ते हैं, फिर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, इन बंध से भी पूछा जाता है कि इन स्ट्रक्चर्स को दे दे या मॉलिक्यूल्स दे देगा, वहां से उसमें बताना होगा कि आपको कौन सा बंध है, किस बंध कौन सा बंध बहुत ज्यादा मतलब
स्ट्रांग होगा, कौन वीक होगा, तो सारी चीजें आपको केमिकल बॉन्डिंग में ऐसे पूछी जाती है। फिर कोऑर्डिनेशन में से आपको उसमें से लिगेंड्स, उसमें भी स्ट्रांग लिगेंड होता है, वीक लिगेंड होता है, उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन स्ट्रांग है, कौन वीक है, या तो उसका क्रम ही आपको पूछ देगा, क्रम भी आपको याद रखना होता है। फिर उसके बाद इसमें कलर्स आते हैं बहुत सारे, इसमें जो कंपाउंड्स हैं, मतलब जैसे कि कॉपर 2+ आया तो वो कौन सा कलर देगा, तो ये सारी चीजें, क्योंकि कोऑर्डिनेशन में आपको पढ़ना होता है क्रिस्टल फील्ड थियरी। यहाँ पे भी केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ते हैं, लेकिन इसमें अच्छे से पढ़ते हो। और क्रिस्टल फील्ड थियरी ही यौगिकों के कलर्स को डिफाइन करती है, आयनों के कलर्स को डिफाइन करती है, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पी एंड डी ए ब्लॉक तो बहुत महत्वपूर्ण है भाई। पी ब्लॉक तो एकदम अच्छे से आपको तैयार होना चाहिए, और डी एंड एफ ब्लॉक थोड़े आसान है पी ब्लॉक की अपेक्षा, तो आप ये तो तैयार आसानी से कर ही सकते हो। फिर उसके बाद जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसके बाद देखिए जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो, उसमें से जो नेमिंग रिएक्शन होती है, नेमिंग रिएक्शन एट इज, मतलब अब वो जितने नेम से आप पढ़ेंगे कि हाँ इस नेमिंग रिएक्शन में फिडल क्रॉप में क्या हो रहा है, एसाइलेशंस क्या होता है, एल्काइलेशंस क्या होता है, मतलब एल्डोल कंडेंसेशंस क्या होता है, तो ये सारी रिएक्शन आपको डायरेक्ट नेमिंग रिएक्शन दे दी जाती हैं, या तो उसके नाम ही पूछता है कि मतलब इस फॉलोइंग रिएक्शंस का नाम क्या है, या तो इस नाम दे देगा और बताएगा कि इसमें क्या बनता है। तो आपको नेमिंग रिएक्शंस तैयार करनी है इसमें, और केमिस्ट्री इसमें जो रूल्स हैं वो रूल्स तैयार करने हैं। फिर उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स, देखिए बायोमोलिक्यूल्स आपको बायोलॉजी में भी मिल जाता है, एंड आपको उसमें केमिस्ट्री में भी मिल जाता है। तो भाई बायोमोलिक्यूल्स को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लोगे। विटामिन के नाम, प्रोटीन्स, इसकी संरचना, कार्बोहाइड्रेट, इसमें परीक्षण है, वो सारे परीक्षण को। फिर उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स भाई कार्बन और हाइड्रोजन जिससे मिलके बने हैं, उसके सारे यौगिक, एल्डिहाइड, कीटोन, ये सारी चीजें तैयार करना है। फिर मोल कंसेप्ट एक छोटा चैप्टर है, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको मोल कंसेप्ट को भी तैयार करके जाना है 150। अगर आप इन सारे चैप्टर्स को अच्छे से तैयार करके, और उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस, भाई यहाँ आपको केवल चैप्टर्स पढ़ने और समझने से काम नहीं चलने वाला है, जब तक आप बहुत सारे रिवीजन, मतलब बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो आपको ज्यादा से ज्यादा, देखिए जितना हो सके हर डेज आप इसमें भी मान लीजिए, अगर देखिए अब आपको हार्ड वर्क करना ही है, तो इसमें भी आप 50 रखो, इसमें भी 50 रखो, और ये ज्यादा रखिए तो भाई इसमें 100 रखो। डेली का आपको टारगेट रहना है कि आप इसमें 100 क्वेश्चंस करोगे, इसमें 50 क्वेश्चंस करोगे, और इसमें भी 50 क्वेश्चंस करोगे। तो देखिए बायोलॉजी में आपको जैसे कि ये माइक्रोबिन, ह्यूमन वेलफेयर, फिर बायोटेक्नोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, क्लासिफिकेशन, सेल एंड सेल डिविजन, इवोल्यूशन तथा रिप्रोडक्शन तथा बायोमोलिक्यूल्स, इसमें भी बायोमोलिक्यूल्स आ गया। अब देखिए जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है तो उसके अंतर्गत सभी आ जाएंगे, डाइजेशंस, फिर उसके बाद रिस्पायरेशंस, फिर उसके बाद मतलब सारे, मतलब केमिकल्स कोऑर्डिनेशन जो किया जाता है इसमें से, ब्रेन्स में तंत्रिकाएं जो भी होती हैं, नर्वस सिस्टम, ये सारी चीजें, मतलब ह्यूमंस की बॉडी के जो भी है सब चीजें आपको तैयार करना है। फिर ऐसे ही प्लांट में भी रेस्पायरेशंस, ग्रोथ, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में आपको एनिमल वाला भी एंड प्लांट वाला भी क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्लांट से पूछे जाएंगे क्लासिफिकेशन, एनिमल से क्लासिफिकेशन पूछे जाएंगे, तो आपको यहाँ से लगभग 5 क्वेश्चंस मिल जाते हैं, और भाई 5 के 4 भी मल्टीप्लाई करोगे तो 20 मार्क्स का वेटेज रखता है ये। फिर उसके बाद इवोल्यूशन से भी क्वेश्चंस आते हैं, इवोल्यूशन में मतलब कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ, और मतलब कौन से जैसे अंग होते हैं जिसका यूज नहीं है, ये सारी चीजें उसमें आपको पूछा जाता है। फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन आपका ह्यूमंस में भी है एंड फ्लावरिंग प्लांट में भी है, तो उन दोनों का तैयार करना है। इसमें कि मतलब अक्सर करके आपसे पॉलिनेशन पूछा जाता है इसमें, कि इसमें किसके द्वारा पॉलिनेशन होता है, तो पॉलिनेशन वाला टॉपिक आप फ्लावरिंग प्लांट में एकदम अच्छे से तैयार करना है। फिर उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स, देखिए ये प्लस पॉइंट आपको केमिस्ट्री में भी मिल जाता है एंड बायोमोलिक्यूल्स। और बात मुझे बता 2020 में, जो 2020 नीट एग्जाम हुआ था उस टाइम, जो 2 क्वेश्चन सोचिए 4 नंबर सैम के मिले थे, इसमें भी आपसे पूछा गया था कि लाइसिन एंजाइम्स है वो उसकी मतलब मीडियम क्या होता है, और इसमें भी वही सेम क्वेश्चन पूछा था, वही एसिडिक बेसिक मीडियम जो देखते हैं। तो अगर ये आप चैप्टर तैयार कर लेते हो तो इसमें आपको
हो सके तो प्लस नंबर मिल जाए। कभी कभी सेम क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो इसमें इन दोनों चैप्टर को तो आप केमिस्ट्री में भी तैयार कर लोगे एंड बायोलॉजी में भी तैयार कर लोगे। तो इतने चैप्टर्स को अगर आप तैयार कर लेते हो तो आप नीट एग्जाम में बहुत ही बेटर स्कोर कर सकते हो और शायद अपने जो ड्रीम्स को है उसको कंप्लीट भी कर सकते हो। तो भाई नीट एग्जाम्स बहुत ही हार्ड है, बहुत हार्ड वर्क लगती है और आपकी ही नहीं, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, सबके लिए होता है ये। आप 3 घंटे एग्जाम्स देते हो लेकिन बाहर आपके पेरेंट्स जो खड़े होते हैं, मतलब उनकी तो सोच सोच के कि हाँ मेरे मतलब बेटे या बेटी का एग्जाम्स कैसा होगा, उनकी बहुत हालत, बहुत कंडीशंस, मतलब एकदम स्ट्रेस में आ जाते हैं लोग। और देखिए, आप कोई भी एग्जाम हो पूरे मेहनत करके एग्जाम दे दीजिए कि आपको एग्जाम्स के बाद कोई रिग्रेट ना हो और उसके बाद जो भी रिजल्ट्स आए वो रिजल्ट्स आपके, देखिए ये नहीं कि एक ही बार रिजल्ट्स आ गया और आपकी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई। कोई भी एक सिंगल एग्जाम आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। और देखिए, असफलता तो आपकी सफलता की राह में मिलती ही रहेगी, तो कभी भी असफलता से हार के अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय ना करें, क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस देखी जाती है नीट एग्जाम्स के बाद। ऐसी ऐसी सिचुएशन मतलब देखने को मिलता है कि मतलब दिल दहलाने वाली बात होती है। तो भाई वो सारी चीजें आप कभी भी सपने में भी ना सोचिएगा। भाई एक एग्जाम है, अपने पूरे एफर्ट लगा के एग्जाम दो कि बस आपको रिग्रेट ना हो, क्योंकि दुख अलग बात होती है और रिग्रेट अलग बात होती है। दुख को आप सहन कर सकते हो लेकिन रिग्रेट को सहन करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो बस ये रिग्रेट ना रखें आप अपनी तैयारी में। बस जम के ये जो 40 डेज बचे हैं, 40 डेज का ये प्लान तैयार करो। आप इन चैप्टर्स को रिवीजन दो, जितना रिवीजन हो सके आप डेली रिवीजन करो। उसके साथ साथ आप इसमें 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, इसमें 50 की और इसमें भी 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाओ। और उसके बाद PYQ यहाँ से आप हर मतलब 10 इयर्स के लगभग PYQ आप एकदम अच्छे से मतलब क्लियर करना है। फिर आप अपने पूरे एफर्ट दे दोगे और जो भी रिजल्ट्स आएगा वो अच्छा ही आएगा। जब भी आप 100% अपना दे के आओगे तो आपको रिजल्ट्स के बाद कोई भी मतलब दुख नहीं होगा, क्योंकि आपने मेहनत की थी और फिर आपके दोबारा मेहनत करने का जुनून दिया कि हाँ मैंने इतना किया ना, एक बार और कर लूंगा, हो जाएगा। तो बस आपको नीट एग्जाम्स में यही स्ट्रेटेजी बतानी थी। अगर आपको और कोई भी हेल्प चाहिए हो तो प्लीज आप कमेंट्स बॉक्स में एक कमेंट्स कर दीजिएगा कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, फिर आपको उस टॉपिक पे वीडियो मिल जाएगी। और बस अच्छे से तैयार करते रहो इन चैप्टर्स को और अपने नीट एग्जाम में 4 के आओ 5 मई को। थैंक यू।